नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 14 अक्टूबर को मिशन शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाकर मिशन के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। इसके तहत उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित सभी विद्यालयों में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विद्यालयों में बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही वेबिनार, सेमिनार के माध्यम से महिला सुरक्षा के प्रावधानों और कानूनों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बाल अधिकारों, सुरक्षा और सुरक्षा, गुड टच और बैड टच आदि मुद्दों पर भी जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें एनजीओ और मनोचिकित्सकों के माध्यम से परामर्श दिया जाएगा। 11 अक्टूबर यानी जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जेपी को याद किया जा रहा है, जेपी को क्यों याद करना आवश्यक है आज की वर्तमान राजनीति में, इसके ऊपर चर्चा के लिए हमारे साथ समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी हैं। दीपक जी, जेपी की जयंती, उत्तर प्रदेश और जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितनी बात जेपी की आगे बढ़ रही है? देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण डॉक्टर लोहिया के साथ 1942 की क्रांति को जो धार दिया था, देश आजाद उसी क्रांति की बदौलत है। सारे बड़े नेता जेलों में थे। सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर थे, गांधी जेल में, नेहरू जेल में, मौलाना आजाद जेल में। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने मित्र डॉक्टर लोहिया के साथ मिलकर 42 की क्रांति को अपनी तेजस्विता देते हैं, देश आज़ाद होता है। और देश के बाद भी आप देखिए, जब लोकतंत्र पर तानाशाही आरोपित होती है तो वह लड़ाई कौन लड़ता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति का सूत्र देते हैं। सर्वोदय उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, समाजवाद ही क्यों पुस्तक लिखी है। और उन पुस्तकों की कसौटी पर देखा जाए तो आज हमारा देश बड़ी उनके योगदानों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हुए कह रहा हूं, जिम्मेदारी से के साथ कह रहा हूं कि आज हमारा देश लोकनायक जयप्रकाश जी के प्रति कृतज्ञ है। उनकी नीतियों पर नहीं चला, वरना इतनी आर्थिक विषमता नहीं होती, लोकतंत्र पे इस तरह के चतुर्दिक प्रहार नहीं होते। और आज ही आप देखिए, जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जाते हैं तो पुलिस द्वारा रोके जाते हैं, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को मन के पट खोलना सिखाया, आज उसकी जयंती के दिन उसको माल्यार्पण करना है तो पट बंद। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, गोरखपुर में भी लोकनायक की एक विशाल प्रतिमा थी, वह प्रतिमा भी ढकी हुई है असुरन चौक पर। लोकतंत्र में लोकनायक का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और एक मजेदार बात बताऊं, आडवाणी जी की पुस्तक में भी इसका उल्लेख है। 77 में नायक हो चुके थे जेपी, वोट फॉर जेपी नारा चलता था। भारतीय जनता पार्टी का नाम तब भारतीय जनसंघ था। इन्होंने अपना नाम जनसंघ की बजाय जेपी की जनता पार्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर दिया, ताकि इस स्लोगन का लाभ उठा सकें, वोट फॉर जेपी, वोट फॉर बीजेपी। आज ये कृतज्ञता का यह रूप देखकर मुझे ये लगता है कि अटल बिहारी जी भी दुखी होंगे, नानाजी देशमुख जी भी दुखी होंगे। भाजपा से ऐसी उम्मीद नहीं है। लोकनायक आदर्श हैं, देश के आदर्श हैं, दिनकर के आदर्श हैं, हम जैसे लोगों के आदर्श हैं, सबके आदर्श हैं। एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से 177 का दौर था, जब जेपी की अगुवाई में पूरा आंदोलन हुआ, एक सरकार बनी, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक राजनीतिक पूरा इतिहास है।
आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसमें जेपी किस पार्टी के लिए कितना प्रासंगिक आप महसूस करते हैं? देखिए, लोकतंत्र की कोख में ही तो राजनीतिक दल पलते हैं। अगर जेपी लोकतंत्र के लिए पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं तो यानी कि राजनीतिक दलों के लिए जेपी ज्यादा प्रासंगिक हैं। समाजवादियों के लिए तो जेपी आदर्श हैं। जेपी और लोहिया ही तो समाजवाद के दो महान आत्माएं हैं। और जहां तक भाजपा की बात है तो अब के जो भाजपाई हैं, मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं, बहस के लिए चुनौती दे सकता हूं, इन लोगों ने अटल जी का वह बयान नहीं पढ़ा या सुना होगा या सुनने की कोशिश नहीं की होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपना नाम भारतीय जनता पार्टी इसलिए रख रहे हैं ताकि जनता पार्टी के महान इतिहास से अपने आप को जोड़ सकें। जनता पार्टी का महान इतिहास का मतलब जयप्रकाश नारायण का महाइतिहास। जयप्रकाश नारायण के इतिहास का मतलब लोकतंत्र का इतिहास, लोहिया आचार्य नरेंद्र देव का इतिहास। तो बीजेपी एक बार जेपी को पढ़े और आत्मदर्शन करे, आत्मचिंतन करे तो अपने आप को बहुत शर्मसार पाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर के बाद जेपी की अगुवाई में आंदोलन हुआ, एक सरकार बनी जनता पार्टी की, अब उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ते हुए वो दौर है जब एक पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। उस दौर के बहुत सारे दल, बहुत सारे लोग अलग अलग अपने पार्टियां बना चुके हैं, दल बना चुके हैं, लेकिन ये बात सच है कि लोकतंत्र में जेपी आज भी प्रासंगिक है। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक की आम तौर पर समस्या रहती है। बहुत सारे उपाय किए गए और बहुत सारे रास्ते निकाले गए, लेकिन रास्ते हैं कि वो खुलने का नाम नहीं लेते। अब लखनऊ में इस ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जिन कंधों पर नई जिम्मेदारी डाली गई है वो हैं आईपीएस हितेश कुमार जी। हमारे साथ इस समय डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ हितेश जी, नई जिम्मेदारी, कितनी तैयारी के साथ, किन योजनाओं के साथ आप इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने वाले हैं? देखिए, कोई भी नया दायित्व ग्रहण करने का उसके जो चुनौतियां हैं उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझना और उसके बाद उनका जो उपलब्ध संसाधन है उनके अंतर्गत उनका समाधान करना, और यदि संसाधन कम पड़ते हैं तो उसके लिए संसाधन जुटाने का प्रयास करना, ये चुनौतियों को समाधान या चुनौतियों को जय करने के लिए आवश्यक है। अभी मैंने रिसेंटली यहाँ पर ज्वाइन किया है। मैं अपने सहयोगी साथियों से इस संबंध में चर्चा करूँगा कि यहाँ की ट्रैफिक की विशेष समस्याएं क्या हैं। यद्यपि इससे पूर्व मैं लखनऊ में ही तैनात था, लेकिन क्योंकि जोन का दायित्व अलग प्रकार का होता है और ट्रैफिक का दायित्व अलग प्रकार का होता है, दोनों में संबंध रहने के उपरांत भी जो इंटेंसिटी यातायात को देनी होती है वो जोन में रहते हुए नहीं दिया जाता। इसलिए वैसे भी अब परिदृश्य और ज़्यादा विस्तृत हो गया है, तो उस परिदृश्य में चीज़ों का, समस्याओं का आकलन करके, उनके कारणों का पता करके
उनका समाधान करना, युक्त समाधान करना, मानवीय पक्षों को भी देखते हुए, शासन की प्राथमिकताओं को देखते हुए लखनऊ वासियों को और यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं उनको एक बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, लखनऊ में दो चीज़ों के बारे में मैं समझना चाहूँगा। एक तो ये कि अब बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने, क्योंकि सड़कें बनी हैं, हाईवे खुले रास्ते हैं, तो उसमें एक रफ्तार का जुनून है, तो और कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो जो जिम्मेदारी आपको मिली है ऐसे में उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे, पेरेंट्स के लिए उनके क्या कहेंगे, और इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए, कंट्रोल करने के लिए विधि है, विधि को लागू करने के लिए जनशक्ति है, किंतु यह हमेशा ही मानकर चलिए कि एक व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य होती है। यदि हमारी बहुसंख्या केवल एक ही एस्पेक्ट पे, एक ही पक्ष पे काम करने लगेगी तो जो अन्य अपेक्षाएं हैं वे पूर्ति हो पाना संभव नहीं होगा। समय समय पर हर एक पक्ष पे हमें काम करना पड़ेगा और उस पक्ष के, उस समस्या के जो भी पहलू हैं, जितने उससे संबंधित पक्ष हैं, उन सबको भी उस समस्या के समाधान में योग देना होगा। जैसा आपने बताया, यंगस्टर से रफ्तार का जुनून है। जुनून होना अच्छा बात है, लेकिन ऐसी चीज़ों का जुनून होना जिससे हम लोगों का डेवलपमेंट हो, व्यक्तित्व में निखार आए, साथ ही प्रोग्रेस व्यक्तिगत और समाज की दोनों हो, उसके लिए जुनून होना बेहतर है। रफ्तार के जुनून में जिनको ऐसा जुनून है उनके लिए अभी आपने देखा होगा अनेक प्रतियोगिताएं हैं, जो रेस की प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें भाग लें। उसके लिए ट्रैक्स बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अदरवाइज उनका स्वयं का जीवन संकट में पड़ता है और कई बार ऐसा व्यक्तिगत क्षति उनके परिजनों को होती है जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो पाती। इसी प्रकार परिजनों को भी यह सोचना चाहिए कि ऐसी बाइक उपलब्ध कराते समय बच्चे की मेंटलिटी को जरूर ध्यान रखें। साथ ही जो सुरक्षा उपकरण हैं उनका प्रयोग, जैसे हेलमेट्स हैं, स्पीड लिमिट्स हैं, हमेशा ये मान के चलिए कि कोई भी सड़क यहाँ पर रेस के लिए तो सुरक्षित नहीं है कि केवल उसी के लिए एक्सक्लूसिवली उसको सुरक्षित कर दिया हो कि इस पर केवल रेसर बाइक ही चलेगी। साइकिल वाला भी चल सकता है, स्कूटर वाला भी चल सकता है, पैदल पार करने वाले होते हैं और फोर व्हीलर्स भी होती हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादा स्पीड में बाइक्स को चलाना निसंदेह जान को जोखिम में डालना। वो जैसा कि बार बार जो अध्ययनकर्ता हैं उन्होंने बताया है, अपराध में होने वाली मृत्युओं के सापेक्ष यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु का आंकड़ा भारतवर्ष में कहीं ज़्यादा है। और इसका सबसे दुखद पक्ष यह है कि यातायात दुर्घटना में विशेष रूप से इस तरह की जो मैंने बताया दुर्घटनाओं में जो वर्ग समाज का सबसे ज़्यादा खोया जाता है वो हमारे युवा वर्ग का हिस्सा होता है, जो कार्यक्षम होता है, जो देश की प्रोग्रेस के लिए अपना योगदान देने की स्थिति में आता है या योगदान दे रहा होता है। तो उससे उसके परिजनों को जितना नुकसान होता है उससे अन्य मृत्युओं से नहीं होता। बहुत सारी दुर्घटनाएं और होती हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं में क्योंकि सामान्यतः ऐसे ही कारण होते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों की जान ज़्यादा जाती है, तो इसलिए बहुत अधिक गंभीरता से इसको लेने की और इससे डरने की और इसका उपाय करने की आवश्यकता है। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे, लखनऊ में हम देख रहे हैं कि जो किसान पथ है वो लगभग बन करके तैयार है, दूसरी तरफ कानपुर रोड की तरफ भी काम चल रहा है। तो आए दिन ऐसा होता है जब जाम की समस्या आ जाती है, तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या प्लान बना रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन विकास भी ज़रूरी है और शहर वालों को ऐसे दिक्कत ना हो, इन चीज़ों पर भी आवश्यकता है। देखिए, जैसा कि आपने बताया, कानपुर रोड पे नए कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, किसान पथ तैयार हो रहा है, ये सब हमारे जो सरकार है, जो
शासन है उसकी दूरदर्शिता का परिणाम है। वो जो ट्रैफिक की समस्या आप बता रहे हैं, वो ट्रैफिक की समस्या सभी स्तर पे वो समझते हैं। उसको दूर करने के जो मानवीय उपाय है, उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल जो उपाय हैं उनको किए जाने की भी आवश्यकता है। उन्हीं आवश्यकताओं के मद्देनज़र किसान पथ का निर्माण हो रहा है, उन्हीं आवश्यकताओं के मद्देनज़र कानपुर रोड का निर्माण हो रहा है। और जैसा कि आप समझते हैं, हर एक प्रक्रिया में ये होता है क्योंकि जो संक्रमण काल होता है उसमें समस्या थोड़ी गंभीर हो जाती है। क्योंकि जो उपलब्ध संसाधन हैं, उपलब्ध सड़कें हैं, उनका प्रयोग हम नहीं कर पाते क्योंकि उन पर निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन जब निर्माण कार्य पूर्ण होता है तो हम बेहतर संसाधनों से सज्जित रहते हैं और हमारी कोई ना कोई समस्या को दूर करने के लिए वो कार्य होते हैं। तो इसमें चीज़ों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना अच्छा है, लेकिन हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण रखना ये भी एक व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष को उजागर करता है कि हम हर वस्तु में खराब ही चीज़ देखेंगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कुछ कमियां न हो, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं जिसमें कुछ अच्छाई न हो। तो ये हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करता है कि हम किसी व्यक्ति में क्या देखते हैं। यदि हमें अच्छाई है तो हम उन अच्छाइयों पे गौर करेंगे, यदि हमारे अंदर कुछ कमी है तो हम कमियों को ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि उससे हमको लगता है कि हम अपनी कमियों को सुरक्षित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मेरे अंदर अगर पान खाने की या शराब पीने की बुरी आदत है तो उसके अंदर तो शराब खाने की और उसके अतिरिक्त जुआ खेलने की भी एक अतिरिक्त बुराई है। तो हम लोग बुराइयों को ज़्यादा खोजते हैं। उन बुराइयों को दूर करने में अगर हम योगदान करें, यदि हम सही दिशा में गाड़ी चलाएं, सही स्पीड से गाड़ी चलाएं, 2 व्हीलर को हेलमेट पहनकर चलाएं, 4 व्हीलर को सीट बेल्ट लगाकर चलाएं, तो उन समस्याओं पे कोसने के स्थान पे हम उसमें समाधान में एक रचनात्मक योगदान दे पाएंगे। यदि हम नो पार्किंग जोन में गाड़ी न खड़ी करें, हम एक रचनात्मक योगदान दे पाएंगे। तो समस्या के अनेक पक्ष हैं और उन अनेक पक्षों का गोल क्या है, उस समस्या का समाधान करना। उन पक्षों को कैसे इसमें इन्वॉल्व करके, कैसे इसकी तरफ आकर्षित करके इसका समाधान किया जाए, ये हमारे सोच का केंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हितेश जी। हितेश जी ने जो बात कही, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ख़ास तौर से जब आप घर की दहलीज से बाहर निकलें, सड़क पर आएँ, गाड़ी चला रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि रॉन्ग साइड पे ना चलें, चौराहों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें और रफ्तार पर काबू रखें, क्योंकि आपको मंजिल तक पहुंचना है, कहीं और नहीं। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी। नाथ जी की, श्री महंत चांदनाथ जी महाराज की, श्री महंत चांदनाथ जी महाराज की। आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और बाबा मस्तनाथ की इस परंपरा को नाथ संप्रदाय के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाले श्री महंत बालकनाथ जी योगी दुनिया के अंदर योग और आयुर्वेद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव जी,
आदि चुनचुनगिरी मठ कर्नाटक से यहां पर पधारे स्वामी निर्मलानंद नाथ जी, त्रिदंडी स्वामी चिन्ना श्री मन नारायण हैदराबाद से यहां पर पधारे रामानुज परंपरा के हमारे स्वामी जी महाराज, गीता के उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध वृंदावन धाम से यहां पर पधारे पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरिद्वार से पधारे पूज्य स्वामी श्री हरि चेतनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज, चिन्मय मिशन और गायत्री की इस परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने वाले, गायत्री परंपरा की शक्तिपीठ की परंपरा को जन जन तक ले जाने वाले डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, हमारे नाथ संप्रदाय के ही प्रतिष्ठित संत श्री महंत नरहरण्य नाथ जी महाराज, श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, हमारे सभी योगेश्वरगण खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, सम्मान्य श्री रामलाल जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आज हम सबका सौभाग्य है कि सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी के इस भव्य समाधि मंदिर में कलश स्थापना के इस भव्य आयोजन के साथ ही इस परंपरा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज की भव्य प्रतिमा की स्थापना, समाधि मंदिर की स्थापना के साथ ही भंडारे के इस आयोजन में देश के अलग अलग क्षेत्रों से खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन संतों के इस जमावड़े को एक मंच पर लाने के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और इस परंपरा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले श्री महंत बालकनाथ योगी जी को हृदय से साधुवाद देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि नाथ संप्रदाय भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक वाहक है। सनातन धर्म एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस बोध वाक्य का सत्य है और उसके जो अलग अलग मार्ग हैं उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमारे पंथ हैं, उपासना विधियां हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं। ये जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, उसी सत्य की पुनर्स्थापना के लिए, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है और वह मंजिल है सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य को एकजुट होकर के पूरी मजबूती के साथ स्थापित करना और उस सत्य के ही प्रमुख वाहक के रूप में सरदेव सरसंघ चालक जी हम सब के पास साथ में हैं, जो इन सब में समन्वय के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी समन्वय की एक
महत्वपूर्ण धारा है जो आज पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य भी है, कौतूहल भी है और उनके लिए एक दिशा भी है। वह दिशा है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम। जिन्हें अविश्वास था वे पलायन करते थे, वे भागते थे, भूल करके भी श्री राम जन्मभूमि का नाम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर विश्वास था, यतो धर्मस् ततो जय के इस सनातन वाक्य पर विश्वास था, वे लोग इस बात को मानते थे कर्म करना हमारा कार्य है, इसके परिणाम तो विधाता हमें देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो लोगों के लिए असंभव था, आज भारत ने उसे संभव बना दिया है।